गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपने इनकम एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10। अभी तक हम 45 एग्जाम्शन कर चुके हैं। जो हमारी एग्जाम्प्टेड इनकम है 45 सेक्शंस हम लर्न कर चुके हैं और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से कर भी लिया होगा लर्न। और अगर नहीं लर्न किया तो यहाँ पर आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ अभी इस वीडियो को यहीं से कट करके और अब चले जाओ, पहले वाली वीडियो देख कर आओ, ठीक है। जैसे आप पहले वाली वीडियो को पक्का कर लो ना, उसके बाद परमिशन है कि आप ये वाली वीडियो पूरी देखोगे, अदरवाइज आपको ये वीडियो देखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ठीक है। चलो आज फिर हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 15 एग्जाम्शन और फिर हम इसको भी इतनी अच्छे से करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे और हम लर्न कर जाएंगे हमारे इनकम एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10, जो भी हमारे सब सेक्शन रहने वाले हैं इनके पीछे। ओके, शुरू करते हैं। चलो देखो, आज का हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 23BB। सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BB क्या बोलता है? कह रहा है इनकम अर्न बाय स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। मीनिंग स्टेट लेवल खादी और विलेज बोर्ड, जो विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, वहाँ से इनकम अर्न की जा रही है। अगर आप ऐसे मीनिंग स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से कोई इनकम अर्न करते हो तो वो इनकम आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BB। तो मीनिंग खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो वो क्या मानी जाएगी? आपकी एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BA। BA क्या कह रहा है? इनकम अर्न बाय रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंस्टीट्यूशन अफिलिएटेड विद रिलीजन एंड चैरिटी। मीनिंग इनकम अर्न की गई हो और कैसी रेगुलेटरी बॉडी से? ऐसी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन से जो कि अफिलिएटेड हो किससे? विद रिलीजन एंड चैरिटी से। तो वहाँ से अगर आपको इनकम रिसीव कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स मानी गई है। दोबारा से बता रही हूँ ये पॉइंट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BA क्या कह रहा है? इनकम अर्न्ड बाय रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंस्टीट्यूशन अफिलिएटेड विद रिलीजन एंड चैरिटी। मीनिंग देखो, आपने दान वीर वाला काम कर दिया, तो दान कब करोगे? जब आपने कुछ कर रखा होगा। तो मान लीजिए आपने BBA कर रखी है, तभी आप चैरिटी में डालोगे, ठीक है। तो ऐसे करके लर्न कर लेना। अगर 23 साल की उम्र में आपसे BBA होगी तब तक तो आपकी MBA भी हो जाएगी, लेकिन आपने 23 साल की उम्र में आराम से BBA की, ताकि आपने ना सिर्फ अपनी किताबी ज्ञान नहीं सीखा, आपने चैरिटी वगैरह में भी गए तो आपने वो भी सीखा। तो याद हो गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BA BBA। तो इससे क्या याद हो गया BBA से? कि आपने इनकम अर्न कर रहे हो कहाँ से? कोई भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि अफिलिएटेड है रिलीजन एंड चैरिटी से। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BB। ये BBB क्या आ गया? ये कह रहा है इनकम रिसीव बाय द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। मीनिंग आपको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से इनकम रिसीव हो रही है। आपको EE से BBB हो रही है, ठीक है। आपने 23 साल की उम्र में BBB, एक बी नहीं 3 B का ऐसा बैंड बजाया कि आपने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से, अपने देश में नहीं, आपने BBB कमाए हो। BBB का मतलब आपने यूरोपियन के बारे में बात करी और वहाँ से आपकी इनकम रिसीव हुई, तो वो लर्न हो गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BB। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BC। BBA में तो आपने चैरिटी वगैरह से इनकम अर्न कर लिया है, क्योंकि आपने वहाँ पर फंड वगैरह बना रखे हैं, आपने कुछ खोल रखा है, ठीक है। अब आपकी बारी आ गई BBC। BBC क्या बोल रहा है? इनकम रिसीव थ्रू सार्क फंडेड रीजनल प्रोजेक्ट्स। ये क्या बोला इसने? कि इनकम आपने रिसीव करी है थ्रू सार्क फंडेड रीजनल प्रोजेक्ट से। सार्क में कितनी कंट्री हैं? 8 कंट्री हैं। ओके, सार्क 1985 में आता है। ये थोड़ी बातें हम करेंगे, IB में करेंगे वो तो, ठीक है। लेकिन जो सार्क है, उसका सार्क फंडेड रीजनल प्रोजेक्ट थे उनके, उन प्रोजेक्ट से अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हो तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BC। BBC की न्यूज़ सुनी है आपने? सार्क के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ आती है। BBC की न्यूज़ सार्क के बारे में है सिर्फ।
ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BBE, इनकम रिसीव बाय द IRDA। IRDA की फुल फॉर्म पता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अगर वहां से आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BBE में क्या हो जाएगी, आपकी एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस से रिलेटेड बात है। अब आपने BBA से BBE कर ली और BBE में आपको इंश्योरेंस की महत्ता के बारे में मतलब आपको पूरी नॉलेज हो गई, ठीक है। तो आपको यहाँ तक लर्न हो गया। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BB मतलब गांव से रिलेटेड, खादी विलेज से रिलेटेड है, ठीक है। वहाँ से आपने इनकम रिसीव करी, फिर आपने BBA करा तो आपने चैरिटी के बारे में जानना शुरू करा, मीनिंग इनकम अर्न्ड बाय रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड विद रीजनल एंड चैरिटी। BBB में आपने EEC के बारे में जाना, 3B, 1 स्टार नहीं 3 स्टार B आ गए, तो 3 स्टार आ गए तो आप अपने देश की बात नहीं हो रही, यूरोपियन की बात आ गई। ओके, BBC न्यूज़, साग के बारे में न्यूज़ आई, BBC न्यूज़ में आई। ओके, BBE में, BBA से BBE में मतलब आपने इंश्योरेंस के बारे में भी जानना शुरू कर दिया। इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट के बारे में BBE। यहाँ तक लर्न हो गए। अब रिवाइज करते हैं, चलो शुरू करते हैं। चलो रिवीजन शुरू करते हैं, फटाफट आपको बताना है। सबसे पहले बताओ कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BB इज रिलेटेड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से, वहां से आपको इनकम रिसीव हो रही है। वेरी गुड। नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BBA आपने BBA करते 23 साल की उम्र में आपने BBA की, और BBA करते आपने क्या करा? चैरिटी के बारे में सोचा। तो इनकम आप अर्न कर रहे हो बाय रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन अफिलिएटेड विद रीजनल एंड रिलीजियन एंड चैरिटी से अगर आप कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हो तो फिर वो क्या आ जाएगी, आपकी एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन क्या था आपका? सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BB नहीं था, BBB, 3 स्टार। मतलब यहाँ पर बात हो रही है आपकी EEC की, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की, अपने देश की बात नहीं है, यूरोपियन की बात हो गई है। वेरी गुड। नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BBC की क्या न्यूज़ आई? आपकी साग के बारे में न्यूज़ आई। ओके, तो साग फंड बनाया रखा था आपने रीजनल प्रोजेक्ट का, वहाँ से आपको इनकम रिसीव हो गई। लास्ट सेक्शन क्या था आपका? सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BBE, BBA से BBE मतलब आपको इंश्योरेंस के एक्ट के बारे में भी नॉलेज हो गई। तो IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको क्या रिसीव हो रहा है? इनकम रिसीव हो रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्टेड। सारे सेक्शन लर्न हो गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BBH क्या बोलता है? अरे भारती, ओहो सच्ची में ये तो भारती से रिलेट था। इनकम रिसीव थ्रू प्रसार भारती। अच्छा जी, BBH प्रसार भारती, और हमने बात की थी BBC की। ओके, BBC इज रिलेटेड टू सार्क और BBH इज रिलेटेड टू प्रसार भारती। प्रसार भारती, अच्छा भारती BH ना, तो BH याद रखो, BBH। ओके, इनकम रिसीव थ्रू प्रसार भारती से अगर आपको मिल रही है इनकम तो वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BBH। वेरी गुड। नेक्स्ट जल्दी बताओ, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C, ये क्या कह रहा है? 23C, इनकम रिसीव बाय एन इंडिविजुअल थ्रू सर्टेन स्पेसिफाइड फंड्स। कुछ स्पेसिफाइड फंड्स हैं, वहाँ से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है किसी इंडिविजुअल को तो वो आपकी एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C। C मतलब सर्टेन स्पेसिफाइड फंड्स। ओके, उसके बाद आता है अपना सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D मतलब इनकम अर्न्ड, लाइक म्यूचुअल फंड से आपको इनकम अर्न हो रही है। म्यूचुअल फंड D, सारे के सारे आप 23 की एज के बाद कर रहे हो तो ऐसे याद रखना ये वाले, ठीक है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D म्यूचुअल फंड से इनकम अर्न हो रही है। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 23DA से क्या हो रहा है? इनकम अर्न, लाइक कहाँ से? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से।
ओके, मीनिंग एक सिक्योरिटाइजेशन होता है ना, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, हमारा सफारसी एक्ट भी है 2002, तो वहाँ से आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो डी ए इसको कैसे लर्न करें, इसको लर्न करते हैं पता है कैसे, जैसे सिक्योरिटाइजेशन। ओके, सिक्योरिटाइजेशन हम कैसे कब कराते हैं, मीनिंग हमें पता है कि हमें अब आज ज़रूरत है, तो हमारे पास जो इलिक्विड एसेट्स होती हैं, इलिक्विड एसेट्स, उनको हमें करवाना होता है लिक्विड में कन्वर्ट, और वो हम ऐसे तो कन्वर्ट करा नहीं सकते। इलिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जो अभी हम फिलहाल हमारे पास जो एसेट्स हैं उनको हम एकदम से पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब उनको हम लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर पैसे में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए हम एक एसपीवी के पास जाते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास आते हैं। वो फिर क्या करता है, हमारी सिक्योरिटीज़ को, मीनिंग वो उन इलिक्विड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है और उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर देता है, सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है और फिर इशू कर देता है। अब इन्वेस्टर आते हैं, उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब पैसा आ गया, हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है, सिक्योरिटी उनके पास गई, पैसा वो किसको, ओनर को दे देगा जिसके पास इलिक्विड एसेट्स थी। फिर जब ओनर को रिसीव होगा रिसीवेबल से पैसा, वो एसपीवी को दे देगा, एसपीवी इन्वेस्टर्स को दे देगी, इन्वेस्टर को उसको वापस से उनको इलिक्विड एसेट जो उनके पास एसेट्स थे उनको दे देगा, वो वापस से ओनर को दे देगा। वो एक पंगा था सिक्योरिटाइजेशन का, लेकिन हमें तो लर्न करना है ना सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 डी ए का मतलब क्या करें, फिर डी से याद रखेंगे, डी मतलब अरे याद ही हो गया, इतना बड़ा तो सिक्योरिटाइजेशन में है ना डी तो याद हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 ई डी तो समझ में आ गया, डी तो जिंदगी भर याद रहेगा, सिक्योरिटाइजेशन डी। अब ये क्या है, पीईए क्या है, इनकम अर्न थ्रू एंड आईपीएफ मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ओके, आपने कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का फंड बनाया हुआ था और वहाँ से आपको इनकम अर्न हो रही है। अब आप अगर कोई फंड में पैसा डालोगे तो आपको तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिसीव होगा, तो आपने क्या करा, इनकम अर्न कर ली, तो वो एग्जाम्प्टेड होगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 ई में, ठीक है। अब ई कैसे याद रखेंगे, याद रखना ही पड़ेगा आपको, ई तो याद ही करना पड़ेगा, ई इनकम अर्न थ्रू एंड आईपीएफ ई से। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन, एक बार ना विजुअलाइज कर लो, जब पेपर में आएगा ना अलग से चमकेगा पेपर में, यूँ कि अगर आ भी गए ना तो अलग से दिखेगा कि ये अच्छा ये है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 ई बी इज रिलेटेड टू इनकम रिसीव बाय द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। आपने इनकम रिसीव हुई है CGTSI से, तो आपकी ई बी के अंदर क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। इब और क्या करें, इब सुनो एक बात, ई बी मतलब इब सुनो एक बात, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट से अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव होती है तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी, ठीक है। क्रेडिट गारंटी जो ट्रस्ट है ना वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, और वहाँ से अगर आपको इनकम रिसीव होती है तो इब उसको एग्जाम्प्टेड माना जाएगा। अब क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब रिवाइज करें उससे पहले एक बार फटाफट देख लो, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 बीएच भारती, तो प्रसार भारती से इनकम रिसीव हो रही है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 सी, ध्यान से देखो, सी मतलब सर्टेन स्पेसिफाइड फंड से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 डी मतलब म्यूचुअल फंड। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 डी बहुत बड़ा ए मतलब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से आपको मिल रही है। अब डी से ना जो वो मैंने एसपीवी बताया था ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ऐसे याद रखो, डी ए मतलब सिक्योरिटाइजेशन। अब आ गया सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 ई में क्या होगा, आप इनकम अर्न कर रहे हो किसी आईपीएफ में, मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से अगर आपको इनकम रिसीव कर रहे हो तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से। इब तो याद ही रह गया है ना कि आपने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए है और वहाँ से आपको इनकम रिसीव हो रही है, तो इब वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी, ई डन। अब रिवाइज करें, चलो शुरू करते हैं रिवीजन। शुरू करते हैं अपनी रिवीजन। नंबर 1 सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 बीएच मतलब भारती, तो प्रसार भारती से अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो वो क्या मानी जाएगी, एग्जेम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बताइए, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23
सी मतलब सर्टेन स्पेसिफाइड फंड से अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। ओके, उसके बाद बताओ सेक्शन कौन सा आ रहा है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D मतलब म्यूचुअल फंड से इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट था हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 23DA सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से अगर आपको इनकम कोई रिसीव हो रही है तो वो आ जाएगी आपकी सेक्शन 10 सबसेक्शन 23DA। उसके बाद तो EA सिक्योरिटाइजेशन के बाद EA मतलब IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है। जैसे सिक्योरिटाइजेशन में एक तरीके से ना उनको इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करने के बारे में बात की गई, तो DA EA ठीक है। और IB तो याद ही है हमें, है ना, 23 सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 IB EB वो तो क्या था? वो तो ये था कि जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया हुआ, वहाँ से अगर हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो इबिट एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। डन, यहाँ तक हो गया? ओके, अब देखो नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 DFB क्या बोल रहा है? इनकम एग्जेम्पशन ऑफ स्पेसिफाइड इनकम रिसीव्ड बाय वेंचर कैपिटल फर्म फंड्स और बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी इनकम एग्जेम्प्टेड मानी गई है अगर आप यहाँ से रिसीव कर रहे हो। कहाँ से? वेंचर कैपिटल फर्म से अगर रिसीव कर रहे हो, किसी फंड या बिजनेस से रिसीव कर रहे हो। जो वेंचर वर्ड याद आ गया, डेम्पचर वेंचर DFB डेफ्चर वेंचर याद हो गया। सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 DFB डेफ्चर वेंचर हो गया लर्न। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 24 क्या कह रहा है? इनकम अर्न्ड बाय ऑथराइज्ड ट्रेड यूनियंस मतलब वो इनकम रिसीव कर रहे हैं ऑथराइज्ड ट्रेड यूनियन, जो कि ऐसी ट्रेड यूनियन है जो कि ऑथराइज्ड है। तो अगर वो ऐसी इनकम रिसीव कर रहे हैं तो उनका सेक्शन 10 सबसेक्शन 24 में। अब पता है आपको कैसे याद करना? आपने बहुत सारे काम 23 साल की उम्र में कर लिए, अब आप हो गए हो 24 साल के, और 24 साल होने के बाद आपको पता चल गया, आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो, मान लीजिए आप कंपनीज में जॉब कर रहे हो, तो आपको पता चल गया आपने ट्रेड यूनियन बना ली और आपकी ट्रेड यूनियन ऑथराइज्ड है, तो वहाँ से अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है सेक्शन 10 सबसेक्शन 24 में, 24 साल की उम्र में आपने ट्रेड यूनियन बना ली, तो लर्न हो गया। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 25 में क्या हुआ? आप इनकम अर्न कर रहे हो कहाँ से? प्रोविडेंट फंड से या सुपर एन्वेशन फंड से, ठीक है। अगर आप किसी भी मतलब प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्वेशन फंड से अगर कोई भी आप इनकम अर्न करते हो तो वो आपका सेक्शन आ जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 25 में। मीनिंग आप 25 साल की उम्र में आपने क्या करा? इनकम अर्न करनी शुरू कर दी। कहाँ से? प्रोविडेंट फंड से या सुपर एन्वेशन फंड से, तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 25। फटाफट ये तीनों करो क्योंकि इससे पहले वाले में हमने 6 करे थे तो ये 3 रह गए थे, फटाफट करो। सबसे पहले क्या था? सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 DF मतलब डेफर मतलब वेंचर, ठीक है, ऐसे याद करके हो जाएगा DFB वेंचर। तो आपकी इनकम एग्जाम्प्टेड मानी गई है अगर आप किसी स्पेसिफाइड वेंचर कैपिटल फर्म या फंड या बिजनेस से अगर आपको इनकम रिसीव कर रहे हो। नेक्स्ट आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 24, इसमें क्या है कि आप इनकम रिसीव कर रहे हो और वो इनकम कहाँ से? आप ऑथराइज्ड ट्रेड यूनियन से, मीनिंग आपने 24 साल की उम्र में ट्रेड यूनियन बना ली, वहाँ से आपने इनकम शुरू कर दिया अर्न करने। सेक्शन 10 सबसेक्शन 25 क्या कह रहा है कि अगर आप सुपर एन्वेशन फंड या प्रोविडेंट फंड से अगर आप इनकम कमा रहे हो तो वो मानी जाएगी आपकी एग्जाम्प्टेड। फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर हमारा आज का काम हो जाएगा खत्म। आपको लर्न करके और फिर नीचे कमेंट भी कर दिया करो कि हमें लर्न हो गया है। ओके, चलो शुरू करते हैं रिवीजन। सबसे पहला सेक्शन क्या था? पहला सेक्शन था सेक्शन 10 सबसेक्शन 23। आगे तो लर्न ही नहीं है। क्यों लर्न नहीं है? अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं आगे वाले में, पता नहीं क्या था वो। ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 ध्यान दो। डफबी मतलब वेंचर, डफबी तो वो था वेंचर कैपिटल से रिलेटेड कि आप वेंचर फर्म है, आपकी कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म है और कोई भी फंड कोई भी
बिजनेस है वहाँ से आपको क्या इनकम अर्न हो रही है, आप वहाँ से जो इनकम अर्न करा रहे हो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी, ठीक है, DFBC, ओके, वेंचर DFB। उसके बाद आता था, उसके बाद तो बहुत आसान था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 24 इज रिलेटेड टू 24 में आपने क्या किया, याद करो, आपने ट्रेड यूनियन बनाई और वो भी ऑथराइज्ड ट्रेड यूनियन। तो वहां से अगर आप कोई भी इनकम कमा रहे हो तो वो क्या मानी जाएगी, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ फटाफट, सेक्शन 10 सब सेक्शन 25 इज रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड से या फिर सुपर इन्वेस्टमेंट फंड से कुछ कहाँ से भी आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। वेरी गुड, अरे आपको तो आता था, दोबारा से बताना। सेक्शन 10 सब सेक्शन 25 इज रिलेटेड टू कि अगर आपको किसी भी प्रोविडेंट फंड से या सुपर एन्वेशन फंड से अगर आपको कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हो तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 25। और वैसे कोई लिमिट वगैरह है जो भी कुछ है कि आपके कितना इंटरेस्ट की अमाउंट एग्जाम्प्टेड है, 12% वो कितनी मानी जाएगी, 9.5 इंटरेस्ट, जो भी कुछ है वो हम सैलरी वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, तो आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। बट आप यहाँ पर नाम और उनके सेक्शन लर्न करो, किसी भी तरीके से आपको हो रहे हैं, आपको अपने तरीके से हो रहे हैं उससे करो। बट मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जितना मैं करा रही हूँ साथ के साथ करते चलो, फिर क्या होगा देखना, जब एग्ज़ाम आएगा ना तो जो पोर्शन आपका ऐसा लगता था आपको कि ये वाला, ये जो BRF है हमारा, जो बिजनेस लॉ है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये थोड़ा सा अजीब सा पोर्शन है, वो मैंने पूरी वीडियो करा रखी है, अगर आप सारी देख लोगे ना आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेम वे में हम टैक्स का पुर्जा करेंगे, एक एक हिस्सा, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं कि ये मुश्किल है, नहीं छोड़ेंगे, आराम आराम से करेंगे, टुकड़ों में बांट कर करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। और इसी होप से बाय बाय, टेक केयर, करना अच्छे से लर्न, ओके।